और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, एक तरफ जंतर मंतर से प्रदर्शन खत्म हो गया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में। टास्क फोर्स का ऐलान किया है और मोदी का परीक्षा सुधार प्लान क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए जंतर मंतर का प्रदर्शन खत्म हो गया और प्रदर्शन के लीडर अगुआ दीपके क्या कर रहे थे, दीप के घर में है, क्या कह रहे हैं सुनिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट फील्स रियली गुड। आज फाइनली कहाँ जाकर आराम से सो पाया हूँ और बेडरूम में उठ पाया हूँ विदाउट थिंकिंग कि आगे क्या करना है या आज शाम तक क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई पैनिक नहीं है और जो पिछले 37 डेज में झेला, इट वॉज रियली डिफिकल्ट, इट वॉज नॉट ईजी। हेलो एवरीवन। दीपके तो चले गए, लेकिन जंतर मंतर पर देखिए प्रदर्शनकारी सैकड़ों किलो कचरा छोड़ गए। अब प्रशासन कचरा उठाने का काम कर रहा है। जंतर मंतर की तस्वीर आप देखिए। एनटीएमसी की गाड़ी लगाई गई है, जेसीबी लगाई गई है, जो कचरा फैला है चारों तरफ उसे उठाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है 60,000 किलो तक का कचरा है ये। दूसरी तरफ एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो अब देश के अलग अलग राज्यों में दूसरे शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हो रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रदर्शनकारी। हम घर से तुमको देना होगा, अभी तो ये अंगड़ाई है। कफन बांध के हम घर से निकल चुके हैं। देश की शिक्षा नीति बदल लें तो हम छत्तीसगढ़ की भी शिक्षा नीति अब बदल के रहेंगे। इसलिए हम इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और गवर्नर साहब को हम एक आवेदन देंगे कि छत्तीसगढ़ में जो 12वीं के पेपर लीक हो रहे हैं उसकी भी व्यवस्था सुधारी जाए। गजेंद्र यादव को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर आप छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी तरीके का पेपर लीक या कहीं भी तरीके का कुछ भी स्टूडेंट्स के साथ गलत होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनसे भी इस्तीफा लेंगे। और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, राजस्थान लिए चलता हूं, जयपुर में भी। इसके अलावा देखिए जयपुर के शिक्षा मंत्री के भी इस्तीफे की मांग हो रही है। देखिए क्या हो रहा है। दूसरी तरफ पटना से तस्वीर आई। पटना में तेज प्रताप यादव को पुलिस ने उठा लिया। पटना मॉल की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेज प्रताप भी नीट पेपर लीक में प्रदर्शन कर रहे थे और जो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था उसका साथ देने के लिए निकले थे और उसके बाद देखिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। तो आज ये घटनाक्रम हुआ। दूसरी तरफ बड़ी चीज ये हुई कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके, देश को नए शिक्षा मंत्री मिल गए। आज से नए शिक्षा मंत्री ने कार्यभार संभाल लिया है। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी दफ्तर पहुंचे। प्लीज डॉक्टरेट कर लेता हूँ सर। पीएम ने भरोसा किया सर। इधर शिक्षा मंत्री दफ्तर पहुंचे, उधर पीएम मोदी ने देखिए एक और वीडियो जारी किया और बताया आगे की तैयारी क्या है। कदम उठा रही फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है।
जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो पीएम मोदी कह रहे हैं टास्क फोर्स और नया कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक्शन में आ गए शिक्षा मंत्री भी। आज ही शिक्षा मंत्री ने कार्यभार संभाला और अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो शिक्षा मंत्री की अब कोशिश भी होगी कि जहां जहां जो लीकेज है, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उन्हें ठीक करना है शिक्षा सुधार के क्षेत्र में। और दूसरी तरफ पूरे देश की नजर भी उन पर होगी। तो देखिए जरा, नए शिक्षा मंत्री ने कार्यभार संभाला और क्या क्या काम किया है आज। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय संभाला और शनिवार शाम करीब 8:15 पर उन्हें शिक्षा मंत्रालय का प्रभार मिला। रविवार सुबह मंत्रालय पहुंचकर उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। पदभार संभालते ही शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। नए शिक्षा मंत्री की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी आपको नजर आ रहे हैं। पहली मीटिंग में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है। कहा सरकारी काम या इंतजाम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रहलाद जोशी की गिनती पीएम मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नेताओं में होती है। खाद्य उपभोक्ता मामले और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग भी उनके पास है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट भी वो देखते हैं। अब आपको बताऊं, प्रहलाद जोशी 2004 में पहली बार कर्नाटक के धारवाड़ से लोकसभा के सांसद हुए और फिर लगातार 5 बार वो इसी सीट से सांसद चुने गए। 2019 में पीएम मोदी की दूसरी सरकार में उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय मिला था। कर्नाटक के गद्दावर नेता को मोदी ने कोयला और खनन मंत्री बनाया। प्रहलाद जोशी को सरकार और संगठन में काफी भरोसेमंद और कड़क माना जाता है। कर्नाटक के ब्राह्मण प्रहलाद जोशी अपने करियर में कोई चुनाव नहीं हारे। 2012 से 2016 तक वो कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष रहे, पार्टी का काफी विस्तार किया है। संसदीय कार्य मंत्री रहे तो कई अहम विधेयक पास कराने में अहम भूमिका निभाई। महिला आरक्षण बिल 2023, 3 तलाक और आर्टिकल 370 को हटाना का क्रेडिट उन्हें जाता है। नए शिक्षा मंत्री की शुरुआती शिक्षा रेलवे स्कूल और न्यू इंग्लिश स्कूल हुबली में हुई। फिर धारावाड़ के एस आर्ट्स कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन यानी बीए किया है। इसके बाद वो पूरी तरह समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय हो गए। राजनीति में आने से पहले वो कई साल आरएसएस से भी जुड़े रहे। 21 करोड़ की संपत्ति के मालिक प्रहलाद जोशी के पास अपनी कोई गाड़ी और कार नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नए शिक्षा मंत्री। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। पूरा डिटेल्स जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। बेहतर शिक्षा मंत्री लाते तो लोग कहते कि धर्मेंद्र प्रधान अब ऐसा लाए हैं जो संसदीय कार्य विभाग देख रहा था। हमने अपनी आंखों से देखा, नहीं चला पाया, मोदी जी निकाल दिया उसको। और मंत्रालय दिए, नहीं कर पाए, निकाल दिए उसको। अब जानबूझ कर दिया गया है कि उससे छोटी लाइन खींचो जब ऊपर वाली बड़ी दिखाई पड़े। तो ये तो धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा भ्रष्ट और अक्षम है। देखिए, प्रहलाद जोशी एक टेम्पररी एजुकेशन मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर की सर्च और रिसर्च सरकार में चल रही है और बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। ये उसके ऊपर मोदी जी ने मन बना लिया है हमारी जानकारी। उनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। लेकिन शिक्षा मंत्रालय में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आमूलचूल जब मैं कह रहा हूं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम, और अब तक सरकार एक्नॉलेज नहीं कर रही थी। देखिए, प्रहलाद जोशी जी नए शिक्षा मंत्री बने और हमें उम्मीद है कि जो काम 12 सालों से हमारी सरकार रिफॉर्म कर रही है शिक्षा में, उसको जारी रखेंगे। अब दिलचस्प यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन विपक्ष में खींचतान है, क्रेडिट किसे जाएगा। तो देखिए, इस्तीफे के बाद शिवाजी पार्क में प्रदर्शन हो रहा था, जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ मंच पर। और आइए अब आपको बताऊं
कि आखिर कैसे लिखी गई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की स्क्रिप्ट। सबसे पहले देखिए, पहले मंत्री को समर्थन। आंदोलन के बीच सरकार धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से खड़ी दिख रही थी। यह तय हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन अंदर खाने इसको लेकर कई बैठकें हो रही थी। वांगचुक को जंतर मंतर से, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने के बाद माहौल बदल गया। संसद मार्च के बाद दबाव बढ़ा। 20 जुलाई को संसद मार्च की तस्वीर देश भर में देखी गई। इसके बाद आंदोलन के समर्थन में लोग और जुटने लगे। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी में 2 राउंड की बैठक भी हो चुकी थी, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी थी। उसके बाद देखिए, विपक्ष ने मोर्चेबंदी शुरू कर दी। दूसरी तरफ संसद में विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ था कि राहुल और अखिलेश हर दिन इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे। सरकार आंदोलनकारियों और विपक्ष के साथ 2 मोर्चों पर भिड़ी। 2027 में 5 राज्यों के चुनाव पर आंदोलन का असर होने की आशंका थी। साथ ही संघ में मंथन शुरू हुआ। सीजेपी का अल्टीमेटम भी आ गया। सूत्रों के मुताबिक संघ के नेताओं की भी इसको लेकर बैठक हुई। दूसरे राउंड की बैठक में सीजेपी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर मानने के मूड में नहीं थे। साथ ही ऐसा न होने पर दोबारा संसद मार्च का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी के दिग्गज मुरली मनोहर जोशी का बयान छात्रों के समर्थन में आ गया। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद पर जोर दिया। देश में फैली आंदोलन की आग। आंदोलन जंतर मंतर से होते हुए उसके बाद कई राज्यों तक पहुंच चुका था। साथ ही इसमें अधिकतर युवा थे जो आंदोलन में शामिल थे। 2014, 2019 और 2024 में जीत में इन वोटरों का अहम योगदान रहा। एनडीए की जीत में बीजेपी इन वोटर्स को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तीसरे राउंड की बैठक से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। मैं सलाम करता हूं उन बहादुर तालिब इल्म को और उन तुलबाओं को जिन्होंने कई हफ्तों से जंतर मंतर पर बैठकर ऐसा मंत्र पढ़ा कि मोदी को रात के 12 बजे ये चाह रहे थे अराजकता फैलाना। नरेंद्र मोदी युवाओं के भविष्य के साथ संवेदनशील है। वो देश की चिंता करते हैं और वो जीत और हार से चिंता करते हैं। अंतर इतना है। यही तो देश की ताकत है, यही नया भारत है जो सवाल पूछता है। और सवाल सरकार से पूछना जरूरी है, जवाब सरकार से आना जरूरी है। अगर नहीं आया तो ऐसे ही बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती है। अभी तो आंदोलन खत्म हो गया, अभी तो ये क्या चालू है, ये क्रेडिट लेने की बात है। और वांगचुक जी की जो पत्नी है उन्होंने खुद ही कहा था कि ये कांग्रेस की नौटंकी है, ये कांग्रेस का तमाशा है। क्या है, जंतर मंतर में आंदोलन बैठे हैं और राहुल गांधी जाते हैं प्रधानमंत्री के निवास पर। क्या है ये धर्मेंद्र जी का इस्तीफा उन सब विदेशी ताकतों को जो देश में हिंसा कराना चाहते थे, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, उनके मंसूबे खत्म हो गए। और इसलिए मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं। अब सवाल यह है कि प्रदर्शन तो खत्म हो गया, मंत्री जी का इस्तीफा भी हो गया, अब अगला क्या कुछ कर रहे हैं सीजेपी के चीफ दीपके आज पहुंचे एक बड़े वकील से मिलने के लिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। अभिजीत दीपके पहुंचे हैं कपिल सिब्बल के आवास पर। निघून जा, मग जा थोडं साईडला त्यांनी संवाद साधायला नकार दिलेला। अभिजित दीपके संभाजीनगरला जाणार का हा मुद्दा अभिजित अब देखिए दीपके का आगे का प्लान क्या है, पार्टी उनकी क्या करने वाली है। आंदोलन के बाद सीजेपी अगले प्लान पर काम कर रही है। इसलिए तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सीजेपी के फाउंडर कानूनी कार्रवाई से बचने में लगे। तभी तो दीपके ने वकील कपिल सिब्बल से मुलाकात की। दिल्ली में अभिजीत दीपके सिब्बल के घर पहुंचे, जहां दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होने का दावा है। कहा यह जा रहा है कि आंदोलन में जिन लोगों पर केस दर्ज हुए उसको लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई पर मंथन हुआ, क्योंकि सीजेपी चाहती है कि सब पर एफआईआर दर्ज, जो एफआईआर हुई वो वापस ली जाए। यह मांग उन्होंने सरकार से भी रखी है, जिसे माना गया है। हालांकि केस वापसी का कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया है। ऐसे में सीजेपी इस मामले में कपिल सिब्बल से कानूनी सलाह ले रही है, क्योंकि दीपके ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान तो पहला विकेट है,
वो कह रहे हैं, उन्होंने दावा किया हम यही नहीं रुकेंगे, ये बस शुरुआत है। राजनीति के मोर्चे पर फिलहाल सीजेपी ने बड़ा प्लान नहीं बताया अब तक, मगर उनके दावों के मुताबिक वो शिक्षा में सुधार पर काम करेंगे। इसके लिए यूपी बिहार समेत कई जगह आंदोलन कर सकते हैं। सीजेपी ने यूपी में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। दीपके खुद कह चुके हैं कि दिल्ली के बाद बिहार भी जाऊंगा। एक और अहम बात यह कि मुझे हीरो मत बनाओ, दीपके कहते हैं। एक शख्स को हीरो बनाने से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पीएम मोदी पर अटैक करते हैं, वो सुनिए जरा दीपके क्या कह रहे हैं। जितने भी लोग जंतर मंतर पर बने रहे फॉर 37 days, I want to thank each and every one of you, and I want to tell you that I really appreciate what you did for this country. और जिन लोगों ने हम पर डाउट किया, हमें क्रिटिसाइज करा या हमसे सवाल किए कि आप लोग सीरियस नहीं हो, आप लोग प्रोटेस्ट करना नहीं जानते हो, I want to thank them as well. अगर आप लोग हमें क्रिटिसाइज नहीं करते, अगर आप लोग हमसे सवाल नहीं करते, तो हमें शायद से इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलता। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। द कॉकरोच जनता पार्टी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, एंड फॉर श्योर वी विल गो लॉन्ग वे। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। तो दीपके कह रहे हैं कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। दूसरी तरफ देखिए, उनके घर, उनके परिवार से मिलने के लिए आज महाराष्ट्र के एक मंत्री पहुंचे। दीपक के घर फडणवीस के मंत्री पहुंचे हैं, संजय शिरसट, और दीपके की माता जी को आप देख रहे हैं और उनके पिताजी को। इस पूरे आंदोलन में 4 बड़े चेहरे थे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। कौन है वो? सबसे पहले अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक। सीजेआई की एक टिप्पणी के बाद पार्टी बनाने का ऐलान किया। 2 महीने में सोशल मीडिया पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत पत्रकारिता कर चुके हैं, अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई की है। दीपके के पास राजनीतिक संदेशों को वायरल करने का पुराना अनुभव है। साल 2020 से 2022 के बीच में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में थे और पहली बार ऑनलाइन गुस्से को बड़े आंदोलन के रूप में खड़ा किया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले दीपके का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उनके पिता रिटायर्ड इंजीनियर, चाहते हैं कि बेटा समाज सेवा करे, सियासत ना करे। दीपक की माताजी भी चाहती हैं कि बेटा सुरक्षित रहे और राजनीति से दूर रहे। अगला नाम है नेहा बोरा। नेहा बोरा जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं, लेफ्ट विंग आयसा की अध्यक्ष हैं। जंतर मंतर में जमीनी स्तर पर छात्रों की आवाज बुलंद की है, आंदोलन से जुड़ी जानकारी लोगों और छात्र संगठनों तक पहुंचाई। कड़े तेवर, भाषण और 23 दिनों तक अनशन से चर्चा में आ गई। नेहा के साथ जेएनयू के और दूसरे संस्थानों के छात्र भी जुड़ने लगे। एक और नाम सौरभ दास का है। खोजी पत्रकार सौरभ दास ने सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता का रोल निभाया। प्रदर्शन की तारीख, मांग और सरकार से संवाद की लाइन स्पष्ट की। हिंसा, पुलिस, चोटों और आंदोलन में फैली अफवाहों का जवाब दिया। दिल्ली के सौरभ दास ने एमआईटी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। 18 साल की उम्र में आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर खास पहचान बना ली थी। एक और नाम आशुतोष राका ने छात्र आंदोलन के एजेंडे को संभाला। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, मुआवजा और केस वापसी का मुद्दा रखा। राका ने राजनीतिक दलों को आंदोलन पर हावी नहीं होने दिया। जयपुर के रहने वाले आशुतोष आईआईटी कानपुर से इन्होंने पढ़ाई की है और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा हासिल की है। लंदन में एक कंपनी के सलाहकार और कॉरपोरेट क्षेत्र में काम किया है। भारत लौटने पर पर्यावरण और समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रमों में जुटे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र। दीपके के माताजी और पिताजी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। वो हट्टी था ना, इसलिए वो डिमांड पूरी करने वाला ही था। मैं उसको नहीं बोली थी, मगर वो नहीं बोला मम्मी जब तक राजीनामा नहीं होता जब तक मैं घर पे नहीं आता है। मुझे वो बोला भी, मगर मैंने बोली नहीं कि इसको बोली जानते हो बहुत हट्टी है। बोले नहीं मम्मी पापा हाथ पूरा सकते हैं, सरकार नहीं हाथ पूरा सकती। नहीं बोले उनको हाथ ये करना ही पड़ेगा, बोले बच्चों का हाथ है ये उनको पूरा करना ही पड़ेगा। बोले पहले बहुत बोले तो पहले डर लग रहा था, अपना बच्चा अकेला उधर है, बच्चों भी है मगर थोड़ा सा डर लगा था। अभी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो पहला मूवमेंट चालू किया उसके मूवमेंट की पहली जीत है, उसके लिए मुझे गर्व है कि मैं अभिजीत का पिता हूँ। उसको सपोर्ट करने वाले जो बच्चे थे उसके जैन जी थे, उन्होंने भी बहुत वो रटके रखा, उसके साथ नहीं छोड़ा। ये बस एक ट्रेलर है,
पिक्चर अभी बाकी है। देश के युवा जग चुके हैं। देश के युवा इस देश में जितने समस्याएं हैं उनको हल करेंगे। हम एज अ पार्टी, एज अ मूवमेंट, इस ऑब्वियसली ये खत्म नहीं हो रहा है। अब हम लोग देश भर जाएंगे, युवाओं की बात सुनेंगे। युवाओं के लिए सबसे बेस्ट जो पॉलिसी होगा वो हम लोग लाएंगे। ये युवाओं के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है, युवाओं के मुद्दे उठाना रहेगा। हम अपने आप को पूरे देश में लेके जाएंगे, उसको संगठित करेंगे और जिस तरह से शिक्षा के मुद्दे पे हमने बात की है उसी तरह आगे जाके बाकी मुद्दों पर भी। आपने सुन लिया उन चेहरों को जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। वो चेहरे तो चले गए, अपने अपने घर चले गए, अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन स्थल का हाल देखिए जरा क्या। ये जंतर मंतर की शुरू में मैंने आपको रात की तस्वीर दिखाई, ये सुबह की तस्वीर है। पुलिस जा चुकी है, अभी जगह जगह गंदगी फैली है, कचरा फैला है। एनडीएमसी उसे हटाने का काम कर रही है, बैरिकेड्स हटाने का काम कर रही है, सफाई धुलाई चल रही है जंतर मंतर पर। अब आपको लिए चलता हूं, इस दौरान दिल्ली की मेट्रो बंद थी और प्लेस शाम को लगभग बंद होने लगा था। अब देखिए आज की तस्वीर है, मेट्रो शुरू हो गई है और कनॉट प्लेस में उसी तरह की चहल पहल नजर आने लगी। अब आपको बताऊं आइए कि आखिर दिल्ली में आंदोलन और पाबंदियां दोनों खत्म हो गई। आखिरकार 36 दिन बाद जंतर मंतर खाली हो गया और सेंट्रल दिल्ली के इस इलाके में अब माहौल शांत है। यहां मौजूद हजारों प्रदर्शनकारी अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। दिल्ली पुलिस भी अपने बैरिकेड यहां से ले गई है। धरना स्थल से टेंट, स्पीकर समेत तमाम चीजें हटा दी गई, नारे लिखी गई, दीवारों पर भी दोबारा रंगाई पुताई शुरू हो गई है। एनडीएमसी ने वहां से करीब 60,000 किलो कचरा हटाया है। दावा है इस अभियान में 500 कर्मचारी और कई वाहन लगाए गए थे। दिल्ली मेट्रो का हाल देखिए, अब दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन पूरी तरह से खुल गए हैं। जंतर मंतर के आसपास के स्टेशनों पर भी पाबंदी नहीं है। प्रदर्शनों के दौरान कई दिन 15 से ज्यादा स्टेशन बंद रहते थे, मगर अब राजीव चौक समेत सभी स्टेशन पूरी तरह से सामान्य और नॉर्मल हो गए हैं। आइए सुनवाते हैं आपको, सुनिए जरा, हमारे सहयोगी पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। मेरे ठीक पीछे का मंजर देखिए आप। यहाँ पर इस वक्त आपको कोई भी जो शख्स है, कोई भी प्रोटेस्टर इस वक्त दिखाई नहीं देगा। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद ये जो जगह है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खाली कर दी गई है। आप देखें दिल्ली पुलिस के स्टाफ जो है, पर्सनल जो है दिखेंगे आपको। उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ यहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान है वो भी देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ये वही स्पॉट है जहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी पर्सनल जो गश्त कर रहे हैं वो यहीं पर स्टेज लगा था, आलिशान सा स्टेज लगा था। यहीं पर हमने देखा कि बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेजेंस में जो है यहाँ पर जो है लगातार तकरीबन पिछले 30 दिनों से ये प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट्स अपनी जारी रखे हुए थे। और आज अगर आप देखें तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा है यहाँ पर आपको एक भी स्टूडेंट दिखाई नहीं देगा। तो सिचुएशन जो है वो इस वक्त सामान्य है। तो जंतर मंतर की तस्वीर आपने देख ली, प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन देश के दूसरे शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। देश में लगभग हर शहर में प्रदर्शन की तस्वीर मैंने आपको पिछले दिनों दिखाई। अब देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस ने रोका है आके फौरन उन्हें। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी की तस्वीर जलाने ही वाले थे कि उतनी देर में पुलिस आ गई, लाइटर छीन लिया। जैसे ही आग लगाने वाले थे वैसे ही पुलिस आ गई फोटो पे। चेन्नई की एक तस्वीर आपको दिखाऊं।
यहां एआईएसएफ प्रदर्शन कर रहा था, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक रखा था। आइए अब आपको लिए चलता हूं बिहार में भी प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान AK-47 निकल आई। दावा किया गया कि AK-47 से फायर किया गया प्रदर्शन पर। पथराव है, बड़े बड़े पत्थर से हो रहे हैं। तो पुलिस एक्शन ले रही थी प्रदर्शनकारियों पर। अब पटना की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, वो सीवान की आप देख रहे थे, पटना में देखिए। पटना में पत्रकारों के साथ मारपीट करने वाले प्रदर्शनकारियों पर एक्शन हुआ है। घर से खींच के गिरफ्तारी हुई जिन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट की है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम क्या है भाई? क्या नाम है जी तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मेदांता पहुंच गए, जहां छात्र प्रदर्शन के दौरान जो घायल हुए थे उनका हाल जानने के लिए। तो तेजस्वी यादव छात्रों का हाल जान रहे थे, लेकिन बड़े भाई दूसरी मुश्किल में थे। तेज प्रताप भी नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दरअसल निकले। कल पहले तस्वीर देखिए। युवा नौजवान छात्र के साथ है। हम युवा नौजवान के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके, और अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ। तेज प्रताप को छोड़ दिया गया, फिर तेज प्रताप दोबारा मॉल पहुंचे, जहां से पुलिस ने उन्हें उठाया, पुलिस ने गिरफ्तार किया तेज प्रताप को। तस्वीर आप देख रहे हैं, तेज प्रताप की गिरफ्तारी हो गई। पटना मॉल में मौजूद थे उस वक्त। उसके बाद पुलिस ने तेज प्रताप को गाड़ी में बिठाया है और जेल लेकर निकली है पुलिस। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको दिखाऊं, तेज प्रताप जेल पहुंच गए। पटना की बेउर जेल देख रहे हैं, जेल के बाहर का गेट है। तेज प्रताप आपको नजर आ रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं तेज। तेज प्रताप आपको नजर आ रहे हैं। अब आपको बताता हूं आखिर तेज प्रताप की गिरफ्तारी क्यों हुई, क्यों उन्हें जेल भेजा गया। लालू के बेटे तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर हंगामा हो रहा है। तेज प्रताप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 25 जुलाई को तेज प्रताप बिहार बंद में शामिल हुए थे। इस दौरान पुलिस ने कुछ समय के लिए उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में पुलिस ने तेज प्रताप को छोड़ दिया। फिर शाम को पटना के एक मॉल से पुलिस तेज प्रताप को साथ ले गई।
देर रात उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तेज प्रताप पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया। तेज प्रताप पर बीएनएस की धारा 109 जोड़ी गई है। तेजस्वी ने कहा इस पर बड़े भाई तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया। तेज प्रताप पर पुलिस ने कई धाराएं लगाई हैं। आंदोलन में शामिल लोगों पर दर्ज मामलों का क्या होगा? जिन राज्यों में प्रदर्शन हुए वहां हजारों लोगों पर केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में रिहा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। तेज प्रताप के वकील ने कहा उन्हें एफआईआर की कॉपी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। अपने भाई की गिरफ्तारी पर रोहिणी आचार्य भी भड़क गई हैं। रोहिणी ने इसे सम्राट चौधरी की सरकार की तानाशाही बताया है। कहा यह विरोधियों को डराने और जन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है। तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर प्रशांत किशोर ने भी घेरा है। तेज प्रताप यादव ने जन स्वराज को कल अपना समर्थन दिया था और कल रात ही उन्हें जेल भेज दिया गया है। लोकतंत्र में हर किसी को आंदोलन का अधिकार है, प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं। सुनिए जरा तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। एफआईआर हुआ 26 तारीख को, गिरफ्तारी हुई 25 तारीख के 7:30 बजे शाम में सिटी सेंटर मॉल। एप्लीकेशन दिया जज साहब को उनके रिलीज का, तो कही कि अभी रिमांड करते हैं, आप सोमवार को प्रोसेस से आकर के इनका बेल मूव करते हैं। जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। और अपना नेतागिरी करने के लिए आए, जो प्रतिबंधित इलाका था वहाँ पर जो हंगामा करने वाले लोग थे उनमें शरीक हो गए। तो कानून और व्यवस्था को जो तोड़ेगा, चाहे कोई हो, हम हो, आप हो, हम सरकार पक्ष के लोग हैं, हम भी कानून व्यवस्था तोड़ेंगे तो हमको भी जेल जाना पड़ेगा। प्रताप जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कल समर्थन की घोषणा की और कल रात में 1:30 बजे तेज प्रताप जी को अरेस्ट करके बेऊर जेल भेज दिया गया। ये दिखाता है कि कितना ये लोग डरे हुए हैं। भाई कल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मुझे बताया गया, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि शायद तेज प्रताप जी भी उसमें गए थे। तो इतने बच्चे थे, उसमें एक आदमी को पकड़कर बेऊर जेल में भेजने का क्या मतलब है? अगर थोड़ा विरोध करें ना तो क्या करें बताइए। अगर हम विरोध कर रहे हैं, अगर हम बच्चों के लिए बोल रहे हैं तो भी जा रहे हैं, महिलाओं के लिए बोल रहे हैं तो भी जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? अगर देश का झंडा बच्चों के बीच में जाके एक बार दिखाई दिया तो क्या ये अपराध था? और मान लीजिए आपके नजर में अपराध था भी तो वहीं से उठा लेते हैं। सवाल है, जिस भी व्यक्ति के खिलाफ कोई इस तरीके का मसला सामने आए जिससे कानून की धाराओं का उल्लंघन हो रहा, तो पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है। अब देखिए, एक तरफ बिहार में गिरफ्तारियां हो रही हैं, तेज प्रताप भी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन दिल्ली में गिरफ्तारियां नहीं हुई, पुलिस का एक्शन नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने जो एक्शन लिया, खासतौर से दावा किया राहुल गांधी ने कि पुलिस ने पैलेट गन चलाए छात्रों पर। राहुल ने एक छात्र को भी सामने लेकर आए। अब राहुल गांधी इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने देखिए एक चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी राहुल गांधी ने गृह मंत्री को लिखकर सवाल पूछा है, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्रालय के अधीन होती है। गांधी देखिए क्या लिख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पैलेट गन पर बवाल हो रहा है। राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। इसमें राहुल ने अमित शाह से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? अगर आपने नहीं तो फिर किसने दिया? इससे पहले राहुल पैलेट गन से घायल शख्स के साथ सामने आए थे। छात्र के हाथ, पीठ और छाती में लगे घाव को दिखाया था। राहुल का आरोप, तिरंगा लेकर चल रहे शख्स पर पैलेट गन से हमला हुआ। आंदोलन के दौरान पैलेट गन हमले में कई लोग घायल हो गए थे। राहुल का दूसरा सवाल, सामान्य कपड़ों में आए जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया वो पुलिसकर्मी थे या फिर वॉलंटियर्स थे? उनकी तैनाती किसने की? आपको बताऊं, पैलेट गन से एक कारतूस में लगभग 600 छर्रे निकलते हैं, जो 1000 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से निकलते हैं। पुलिस इसे भीड़ नियंत्रण का हथियार मानती है, लेकिन कई मामलों में इससे गंभीर चोटें आ सकती हैं, साथ ही स्थायी रूप से विकलांग बनने का कारण भी बन सकती है। इसका गलत इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। और पैलेट गन एक प्रकार की राइफल होती है जो मेटल या रबर पैलेट से भरे कारतूस चलाती है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ इनका इस्तेमाल होता रहा है। सुनिए जरा, पैलेट गन चली या नहीं चली ये जांच का विषय है, लेकिन छात्रों के शरीर पर जो घाव हैं
वो भी एक कहानी बयां कर रहे हैं। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। किया है ये सरकार कि पुलिस को अपना सीमा क्या है उससे पार करवा के आप आगे लाग लिया अपने स्वार्थ के लिए। कुछ तो शर्म कुछ तो रखे। और इतना खतरनाक आंदोलन करवाए ये पुलिस के साथ साथ कि कल का दिन आम नागरिक कोई वर्दी वाले का भरोसे पे नहीं रह सकते। है कि राहुल गांधी जी का यही काम है, मतलब आरोप लगाने का काम इनका करते रहेंगे। मतलब राहुल गांधी जी को सत्ता कभी मिलने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी मतलब नरेंद्र मोदी जी पर और अमित शाह जी पर आरोप लगाने का काम करते हैं। और जो लाठीचार्ज हुआ था उसके लिए मतलब अमित शाह जी को जिम्मेदार कहना ठीक नहीं है। गन चला, इसका जिम्मेवार कौन है? बच्चों के ऊपर में लाठी बरसाया, इसका जिम्मेवार कौन है? कौन आदेश दिया पुलिस को? देखिए पुलिस तो आदेश पे चलता है ना, पुलिस को आदेश मिलेगा, पुलिस मारेगा लाठी। अब ये पता करना है कि कौन आदेश दिया इस प्रकार का हिटलर शाही जैसा कि जाओ और बच्चे को मारो। हमारे बच्चे थे ना, हमारे फ्यूचर थे, और आपने लाठी बरसाया, तो इसका जिम्मा तो अमित शाह को लेना होगा। ये राहुल गांधी अपनी फ्रस्ट्रेशन में बार बार नया एक मुद्दा लाकर उन मुद्दों पर जिस पर क्लैरिफिकेशन दे दी गई। और जहां तक पैलेट गन का सवाल है तो राहुल जी को पता होना चाहिए कि पैलेट गन इस्तेमाल हुआ था 2010 में जम्मू कश्मीर में। सरकारें किसकी थी वो जरा जाकर देख ले। पर उपदेश कुशल बहुतेरे कांग्रेस पार्टी पहले खुद जाकर अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले और पहले जाकर खुद अपने सरकारों में किस प्रकार का व्यवहार प्रोटेस्टर से किया जाता है उसको देखे। तो बीजेपी का कहना है कि विपक्ष ये कोशिश कर रहा था कि बीजेपी युवाओं के विरोध भी है, जेनजी विरोधी है, लेकिन पीएम मोदी की आज एक तस्वीर आई जेनजी के साथ। प्रधानमंत्री बात कर रहे थे जेनजी युवाओं से भारत विकसित भारत प्रोग्राम में। केम छो? जी सर बहुत मजाમાં તમે કેમ છો? આપણે એવા ને એવા। निकिता आप करती क्या है? सर मैं एलएलबी की स्टूडेंट हूँ, लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। एक तरीके से तो भूल ही गई थी कि मैं दीव से आई हूँ वहाँ पे। और सर मैं वहाँ पे मेहमान नहीं थी, मैं वहाँ पे उनके परिवार का एक हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने तो सर मुझे अपनी बेटी मान लिया था। हमने यूपीआई पेमेंट भी किया वहाँ पर। अब हम उसको प्रथम गांव कहते हैं, अब हम उसको लास्ट विलेज नहीं कहते, फर्स्ट विलेज कहते हैं जी। तो वहाँ आपने यूपीआई किया? जी सर वहाँ में मैंने यूपीआई किया। वहाँ के लोग यूपीआई की जानकार है, करते हैं यूपी का उपयोग? जी सर, इवन वाईफाई भी रखते हैं कुछ कैफेज और होटल्स में। तो फिर तो आपको वाईफाई मिल गया तो फिर तो आप अपने में ही खो ही रही होगी। अभी गांव वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए और आपके पूरे परिवार को बिठाकर गांव वालों से बातचीत कीजिए, क्योंकि आजकल तो वहां भी 4G तो पहुंच ही चुका है। केम छो? तो युवाओं के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि युवाओं की अगर परेशानियों में एक है पेपर लीक, तो उस पर कड़ा और सख्त कानून लेकर आया जाए और आगे पेपर लीक ना हो उसके लिए एक मैकेनिज्म बने। तैयारी है आगे की। मोदी सरकार पेपर लीक के खिलाफ नया बिल लाने वाली है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह नया बिल पेश करेंगे। इसमें पेपर लीक और नकल पर सजा और जुर्माना और कड़ा किया गया। नए बिल में पेपर लीक की जांच के लिए 2 महीने मिलेंगे, 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा। एंटी पेपर लीक बिल में 2 नई धाराएं 12A और 12B जोड़ी गई हैं। इसके तहत सरकार स्पेशल टास्क फोर्स बना सकेगी और इस टास्क फोर्स को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। पीएम मोदी ने नंदन नीलकेणी की अगुवाई में एक टास्क फोर्स बना दी है। आईआईटी बॉम्बे से पढ़े नंदन नीलकेणी इन्फोसिस के संस्थापक हैं। भारत में आधार कार्ड के जनक नीलकेणी साहब है, इन्हीं को माना जाता है और अब शिक्षा में बड़े बदलाव का जिम्मा भी उन्हें ही दिया गया है। पीएम मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी कर इसका बाकायदा ऐलान किया है। कहा छात्रों के भविष्य की सोच रहे इसलिए कड़ा कानून ला रहे हैं। नए बिल में पेपर लीक मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी और जैसे दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। पेपर लीक के नए बिल में अपील के लिए भी सख्त नियम है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी और फैसले के खिलाफ यह अपील 30 दिन के अंदर करनी होगी। अपील पर 2 जजों की बेंच सुनवाई करेगी और 3 महीने में केस निपटाना होगा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पहले विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया था, लेकिन नए बिल पर राहुल और विपक्षी सांसदों का रुख अभी साफ नहीं है।
अब पीएम मोदी आज फिर सामने आए। उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है कि आगे एग्जाम कैसे हो कि पेपर लीक जैसी गलती ना हो, पेपर लीक जैसी समस्या दोबारा ना आए। कानून तो बन गया, कानून सजा दिलाएगा, लेकिन पेपर लीक ना हो इसकी गारंटी के लिए पीएम मोदी ने देखिए एक टीम बनाई है। वो टीम में कौन कौन लोग हैं? इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकेणी साहब हैं। दूसरा नाम है इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथन का, और आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका है इसमें। इस टास्क फोर्स में वी कामकोटी आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। साथ ही अनीता करवाल जो शिक्षा मंत्रालय की पूर्व सचिव हैं, वो भी इस टास्क फोर्स में है। अमृतलाल मीणा लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स हैं ये, इन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये 6 लोगों की टास्क फोर्स है। अब आगे पेपर कैसे होगा, क्या मैकेनिज्म बनेगा, उस पर ये काम करेंगे। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। You see the government and yourself respond to this Instagram reel, the meme, the Gen Z, the vocabulary of protest. How does communication and governance, in your view, change on the back of what we've seen in the past one? What's the message that's been registered with you and with those in government? Now, how does it change is the question. But how are we going to change is the answer that I have to work. All of us will have to work. Because the communication in their language, meaning it's a language which I would think is easy for them to understand, not too much of a verbose language, not too much bureaucratic language. And therefore, it is important for government to see how far it can go in communicating in that language. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे। एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, अब दूसरे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हो रही है। कहीं पेपर लीक के आरोप हो रहे लग रहे हैं, इसलिए ये छत्तीसगढ़ से तस्वीर आई। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही। कफन बांध भाई अब आपको बताऊं कौन से वो राज्य हैं जहां शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। पंजाब, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मुश्किल में है पंजाब के मंत्री। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल ने इनका इस्तीफा मांगा है। दरअसल बैंस कॉकरोच जनता पार्टी के धरने में शामिल होने गए थे। विपक्ष का दावा है पंजाब में फार्मेसी एग्जाम के दौरान नकल के मामले आए हैं, इसके लिए सीधे तौर पर पंजाब सरकार को जिम्मेदार बताया। बैंस ने कहा सरकार ने खुद इन गड़बड़ियों को पकड़ा है और एक्शन लिया है। पेपर लीक या नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। अगर पंजाब का एजुकेशन सिस्टम उनके इस्तीफे से बेहतर होता है तो वो अभी शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार है। अगला इस्तीफा देखिए, आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश भी विपक्ष के निशाने पर हैं। शिक्षा भर्ती घोटाले में विपक्ष उनका इस्तीफा मांग रहा है। इससे लगभग 3.5 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। वाईएसआर कांग्रेस ने शिक्षा भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। परीक्षा के आयोजन से जुड़े लोगों के करीबियों के टॉप में आने के पर बवाल हो रहा है। एक ही एजेंसी को प्रश्न पत्र बनाने और आयोजन की जिम्मेदारी आखिर क्यों दी गई? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। विद्या ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦਿੰਨਾ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ 3-3 ਲੱਖ 4-4 ਲੱਖ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ। 21 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤੇ। देश का जेंजी और पंजाब का जेंजी, पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहता है। फार्मेसी का पेपर लीक, एडीओ का पेपर लीक, लीक लीक लीक। पंजाब को अरविंद केजरीवाल ने लीक का कैपिटल बनाया है। अगर अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स हैं तो सिलेक्टिव नहीं हो सकते। व्हेन इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब रिजाइनिंग? ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੇਹੂਦਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੂਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री को रिजाइन कराएंगे, लेकिन ये बच्चों के नाम पर ड्रामा करने वाली, नौटंकी करने वाली पार्टी, बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। पंजाब में सियासत हो रही है, उसके पीछे एक और वजह है कि पंजाब में चुनाव भी है 27 में, लेकिन एक और राज्य है उत्तर प्रदेश जिसमें 27 में चुनाव है। अभी से देखिए उत्तर प्रदेश में तपिश बढ़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी प्रचार कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी रैली कर रहे हैं और गठबंधन को ऑफर दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अब देखिए ओवैसी क्या ऑफर दे रहे हैं अखिलेश यादव को। ये भी दे चुके हैं इस तरह के ऑफर। ओवैसी ने एक बार फिर यूपी में गठबंधन का ऑफर दिया है। ओवैसी ने कहा यूपी चुनाव के बाद रोना मत, वो अखिलेश और मायावती से गठबंधन को तैयार है। ओवैसी ने कहा वो नहीं चाहते यूपी में बीजेपी फिर जीते, इसके लिए मायावती और अखिलेश को उनका साथ चाहिए। साथ ही ओवैसी ने कहा अब हमें बराबरी चाहिए, अगर अखिलेश उस कुर्सी के सामने बैठेंगे तो ओवैसी भी उस कुर्सी के सामने पैर पर पैर डालकर बैठेंगे। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी लगातार एक्शन में है। पिछले चुनाव में उनका वोट शेयर 1% से भी कम था, लेकिन इस बार वो ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। बिहार चुनाव से पहले भी ओवैसी ने गठबंधन का ऑफर दिया था, लेकिन तब तेजस्वी और कांग्रेस ने गठबंधन से इनकार कर दिया, उन्हें किनारे कर दिया। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीतकर चौंका दिया था। अब ओवैसी बिहार वाला फॉर्मूला यूपी में भी लागू करना चाहते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है, हम किसी के जेब में नहीं है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो वैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद। उसी पर बैठने दीजिए, हम उनको मौका ही नहीं देंगे। हक मांगने से पहले पूरा होगा। जिस दिन अखिलेश यादव जी बैठेंगे, उनकी सोच से अधिक जहां सरकार में है वहां हक दिलवा लें। जहां हैदराबाद में है ना सरकार के साथ, वहां हक दिलवा लें। मुसलमानों को भला चाहते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलता हूं बाढ़ बारिश की तरफ। न सिर्फ देश, पूरी दुनिया में हालात क्या हैं। आसमानी आफत से थर्राए चीन और पाकिस्तान भी। देखिए जरा पहली तस्वीर चीन की आई है। तूफान में घर तक उड़ गया है। ये चीन के तूफान की तस्वीर देखिए। तूफान देखिए, पूरा घर तूफान की तेजी में उड़ गया है। अब देखिए जरा हवा कितनी तेज चल रही है। पेड़ों से अंदाजा होगा आपको हवा की तीव्रता का। लोग भाग रहे हैं खुद को बचाने के लिए। हवा सब कुछ बहा कर ले जा रही है। अब देखिए तूफान से ये पूरा
चारों तरफ आप देखिए गाड़ी तूफान से खुद बढ़ती चली जा रही है। तूफान से आप देख रहे हैं लोग भी उड़े जा रहे हैं। ये ढांचा देखिए, तूफान की वजह से ढांचा गिर गया है। अब आपको लिए चलता हूं चीन के बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान में हालात क्या हैं? पाकिस्तान हर हालात के लिए भारत को दोषी ठहराता है। इस बार भी खुद के यहां बाढ़ आ रही है तो भारत को दोषी ठहरा रहा है। ये पाकिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में पानी का बहाव देखिए किस तरह गलियों और सड़कों पर नजर आ रहा है। अब देखिए पाकिस्तान में सड़क पर आपको नजर आ रहा है गाड़ियां बह रही हैं, कारें बह गई हैं। पाकिस्तान में बादल फटा कंधन वैली में। बादल फटने के बाद देखिए जरा हालात क्या थे। बादल फटने के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सब कुछ अपने साथ बहा ले गया, मलबे के साथ देखिए इलाके में घुसा है पानी। पाकिस्तान के मुरीदके का हाल देखिए जरा। मुरीद के चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये फसलें हैं, ये यहाँ पर ज़मीनें हैं, किसानों की जो तबाह हो चुकी हैं। मुरीद का एरिया है नंगल सादा, जहाँ पर देख तबाह कारियाँ मचाई हुई है। वहाँ का जो पानी है उस आबादी ने यहाँ पर सारी आबादी देखिए जरा चीन और पाकिस्तान के हालात क्या हैं इस वक्त। कुछ ऐसे हालात हैं चीन के। चीन में इस समय शक्तिशाली चक्रवाती तूफान नौल तबाही मचा रहा है। कई इलाकों में इस चक्रवात की वजह से इस समय भारी बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिमी चीन के एक टूरिस्ट स्पॉट पर भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है, 23 लोग घायल हो गए। चक्रवात नौल को लेकर दक्षिणी हिस्सों में सर्वोच्च रेड अलर्ट जारी किया गया। 400 से अधिक उड़ानें और 150 बुलेट ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। करीब 3,50,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पाकिस्तान का हाल देखिए। चीन के साथ ही पाकिस्तान में भी बाढ़ से ऐसे ही हालात बने हुए। लाहौर, पंजाब और गुजरांवाला में इस समय हालात सबसे ज्यादा खराब है। पंजाब में बारिश से हुए हादसों में 22 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ऐसे हादसों में 180 से ज्यादा लोग घायल हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। यहां 19 जुलाई से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 8 बच्चे, 7 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। बाढ़ से बौखलाए पाकिस्तान ने फिर भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। पाक मीडिया में दावा हो रहा है कि भारत ने जानबूझकर बाढ़ की स्थिति पैदा की है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस प्रोपेगेंडा पर करारा जवाब दिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा विदेश मंत्रालय। पाकिस्तान मीडिया का यह आरोप कि भारत जानबूझकर पानी छोड़कर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, यह पूरी तरह से गलत है, निराधार है। 20 से 23 जुलाई के बीच में चिनाब नदी के बहाव में जो वृद्धि आया है वह जम्मू और आसपास के इलाके में जो भारी बारिश हुई है उसका नतीजा है। इसलिए नदी में बहाव में यह वृद्धि भारी मानसून बारिश की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, न कि भारत द्वारा जानबूझकर उठाए। और आइए अब आपको लिए चलता हूं देश का हाल बताने। देश में हालात क्या है ये तस्वीर देखिए जरा। ये गुजरात की तस्वीर है। गुजरात के वलसाड की तस्वीर है जहां बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों का हाल मैं आपको बताऊं। असम में बाढ़ के हालात अब भी काफी गंभीर हैं। अब तक 66 मौतें हुई हैं, 7 लाख लोग प्रभावित हुए।
274 राहत शिविरों में 19,000 लोगों को रखा गया है। पीएम मोदी ने असम के मुख्यमंत्री से बातचीत की। गुजरात, असम की तरह गुजरात में भी हालात खराब हैं। खबर है कि पिछले 2 दिनों में बाढ़ की वजह से 35 मौतें हुई हैं। 40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अहमदाबाद में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में 10 नदियां उफान पर हैं। कई गांव बाढ़ में टापू बन गए हैं। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। 50 मंदिरों में पानी घुस गया है। यूपी के 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी, प्रयागराज समेत 8 जिलों में बिजली गिरने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश भारी भूस्खलन की वजह से 134 सड़कें बंद हो गई। 28 से 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। कई जगहों पर बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तो ये अलग अलग राज्यों का हाल है। आइए बारी है लाइफ का फंडा की। आज क्या है खास? आज आपको जिस शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं वो कैसे हौसला अफजाई करता है। अगर इरादे नेक हों और हौसले बुलंद हों और नाकामी में भी हिम्मत ना हारने का गुर हो तो चुनौती कितनी भी बड़ी हो कामयाबी जरूर मिलती है। अमेज़न कंपनी के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार जेफ बेजोस की जिंदगी इसकी मिसाल है। जेफ जब सिर्फ 2 साल के थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए। बचपन से प्यार दुलार की बजाय उन्हें जिम्मेदारियां और चुनौतियां मिलने लगीं। लेकिन छोटी उम्र से ही बेजोस ने पढ़ लिख कर बिजनेस करने का मन बना लिया था। जब वो हाई स्कूल में थे तो एक समर कैंप लगाया और $600 कमाए। ये एक तरीके से जेफ का कारोबार में पहला कदम था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद वॉल स्ट्रीट कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। 8 साल के अंदर वो कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन बेजोस के मन में बिजनेस था, वो भी ऐसा जिससे लोगों को फायदा हो। तो नौकरी छोड़कर एक छोटे से गैराज से ऑनलाइन किताब बेचने की कंपनी खोल दी। शुरुआती सालों में उनकी कंपनी अमेज़न को लाखों का घाटा भी हुआ, लेकिन बेजोस डटे रहे। उन्होंने कंपनी को आम लोगों की जरूरत से जोड़ दिया। फिर देखते ही देखते वो और उनकी कंपनी पर पैसों की बारिश होने लगी। जेफ बेजोस आज दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं। 23,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक बेजोस ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया है। जिंदगी में नाकाम होने से घबराइए मत, बस अपनी कोशिश और मेहनत को और बढ़ा दीजिए, तब आपको लक्ष्य और कामयाबी जरूर मिलेगी। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।